लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये देखा था, पीवी डायग्राम देख लिया था। ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है ये भी देखा था कि प्रोसेस में सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही वर्क नहीं करती है, जो पाथ होता है वो भी काउंटेबल होता है, वो भी मेन वर्क करता है। ठीक है, अब इसी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसी में बहुत सारी प्रोसेस है जिसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। ये इतनी प्रोसेस है जो हमें अब स्टडी करनी है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस पहले हम देखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके लिए हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। ये प्रोसेस है, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अभी हम ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट ए से बी तक चेंज हो रही है। यहाँ पर ये हो जाता है पी या पी आई, और ये हो जाता है पी एफ, यहाँ पर ये हो जाएगा पी आई, और ये हो जाएगा वी एफ। ठीक है, तो इसके फर्स्ट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएगी पी आई वी आई, और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी एफ वी एफ। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने तक ये पूरा पाथ होता है उस प्रोसेस का। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इसे हमने वापस किया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस हो चुकी है उसको हम उसकी इनिशियल कंडीशन में वापस लेके जा सकते हैं एज इट इज, और सेम पाथ से। ठीक है, जैसे ये सिस्टम है, इसका जो भी टेम्परेचर है जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको मैंने हीट देकर, ठीक है, हीट दिया और इसको मैंने 70 डिग्री कर दिया। ये प्रोसेस चेंज हुई। ठीक है, मतलब सिस्टम पर वर्क हुआ। तो रिवर्सिबल का कहने का मतलब है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये कह रही है कि हम इसकी हीट ले करके, अभी हम दे रहे हैं, फिर बाद में इसकी हीट ले करके हम 70 से 30 कर सकते हैं। बाकी सारा जो एनवायरमेंट है सब कुछ सेम रहेगा, तब वो ही कंडीशन में हम इसको, पहले 30 था तो 70 किया, वो ये प्रोसेस हो गई ये डायरेक्शन में। लेकिन रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि हम 70 से 30 भी कर सकते हैं वही हीट लेकर, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा ये डायरेक्शन में, मतलब बी टू ए भी सेम पाथ से हम जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो पाथ होता है उसको हम रिट्रेस कर सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही थी, इसको हमने रिट्रेस किया सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो इनिशियल स्टेट है उसको हम इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब वापस हम इनिशियल स्टेट में उसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं कि जैसे आइस, ठीक है, आइस को मेल्ट करना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइस को मेल्ट करने के बाद वो ही वाटर को फिर हम आइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है।
ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इसलिए इसमें जो एनर्जी लॉस है वो नहीं के बराबर होता है, मिनिमम होता है, लेकिन उसे हम कंसीडर करते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं होता है, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये कंसीडर करते। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है रिवर्सिबल प्रोसेस के कि पहला, इनिशियल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय सेम प्रोसेस। इनिशियल स्टेट को हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रोसेस। सेकेंड, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी रिस्टोर्ड, वही मीनिंग हुआ, दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो। और दीज आर आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस इसलिए कि बहुत कम ऐसी प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है, तो हम इसको आइडियल प्रोसेस कह सकते हैं, और बहुत स्लो होती है। इसका हीट देना, इस प्रोसेस में हीट देना या हीट वापस लेना ये बहुत स्लो होगा, तो ही पॉसिबल हो पाएगा ये, इसलिए इसे आइडियल बोलेंगे। और दीज आर स्लो प्रोसेस, सो नो लॉस ऑफ एनर्जी, और इट कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यही सारे पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो 5 to 6 पॉइंट लिख लिया, और एग्जाम्पल आप आइस मेल्ट होने का लिख सकते हो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके बाद है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि जिसका हम इनिशियल स्टेट गेन नहीं कर सकते, वापस हम इनिशियल स्टेट पे आ नहीं सकते, और आ भी गए तो सेम पाथ से नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये ही हम डायग्राम ले लेते हैं। ये प्रोसेस है ए टू बी, ये वन डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है। अब ऐसी प्रोसेस जो हम सेम पाथ से वापस इनिशियल स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल, मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, पर कर्ड से मिल्क बनता है क्या, मतलब दूध से दही बनता है, दही से दूध बनता है क्या, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस, और मैक्सिमम जो नेचर में प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल ही होती है, मैक्सिमम प्रोसेस, ठीक है। और यदि कोई चीज बना भी सकते हैं, वापस इसको इनिशियल स्टेट में ला भी सकते हैं, लेकिन पाथ सेम नहीं होगा। कैसे होगा, ये हो सकता है ऐसे जाए, हमको ये पोजीशन लेना है, तो हमें कुछ और मेथड और कुछ ऐसे तरीके से उसे उस स्टेट में लेके जा सकते हैं, बट उसका पाथ सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। अब ये सब क्यों होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कभी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है, या और भी दूसरे फोर्सेस लग सकते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस लग सकते हैं, या डिसिपेटिव फोर्सेस लग सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है, और एनर्जी का लॉस होने से वो वापस उसी एनर्जी में या उसी स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है, ये होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो irreversible process is a change that cannot be retraced in reverse direction। अब ये देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं किया हमने, यही रिट्रेस मतलब इसी को ट्रेस करना, ठीक है। जब हमने इसको रिवर्स किया है तो इसका पाथ चेंज हो रहा है, मतलब सेम पाथ पर नहीं, सेम पाथ से नहीं वो रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, रिट्रेस करना पॉसिबल नहीं है। द पाथ of an irreversible thermodynamic process is not the same in the forward and reverse direction। जो ये पाथ है
वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है देयर इज परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी। अब किसी वजह से यदि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो गया है तो वह वापस गेन नहीं कर सकती है एनर्जी, कोई भी प्रोसेस। ठीक है, when any two object is an at equilibrium they cannot reverse back into their original state। इसका एग्जांपल हम ये कह सकते ले लेते हैं, ये कंटेनर है, इसमें सिस्टम ये है, सिस्टम वाटर लिया है, वाटर का टेम्परेचर 70 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको ये दो चीज लेते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में प्रोसेस होंगी, दोनों के सिस्टम का जो है थर्मल इक्विलिब्रियम आते तक की हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, हम देखते थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद ये दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। ठीक है, तब तक इन दोनों में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब इन दोनों का जो टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, ये वन साइड प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये वाले सिस्टम ने इस सिस्टम को क्या किया, हीट ट्रांसफर किया। कुछ हीट इसकी यहाँ चले गई एनवायरमेंट में, ये सिस्टम में, और कुछ यहाँ चले गई, तो इसका लॉस हुआ और इसने गेन किया। पर इसने जितना लॉस किया उतना इसने गेन नहीं किया, यहाँ पर कुछ वेस्ट हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसने जो वेस्ट कर लिया है वो वापस यही सिस्टम से खुद नहीं ले सकता है। ठीक है, और इसने जो गेन किया है वो वापस पूरा 10 डिग्री, ये 70 को ये वाले ए और ये बी, तो ए सिस्टम को नहीं दे सकता, सिर्फ 10 डिग्री। समझ में आया ना? तो ये चीज वापस नहीं हो सकती है कि ये 70 पर आ जाए और ये वापस 30 पर आ जाए और यहाँ जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर था वो उस टेम्परेचर पर रहे। तो इसका जो लॉस हो चुका है, वो जो लॉस है वो वापस गेन नहीं कर पाएगा, जितनी हीट उसने लॉस किया है वो वापस गेन नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, इसने इसको 10 डिग्री दे भी देगा, ये ठीक है दे भी देगा, तो एनवायरनमेंट से वो कैसे वापस लेगा? तो जो एनवायरनमेंट में हीट चले गई है वो तो लॉस ही हो चुका है ना इसका। इसलिए इसमें कहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस है वो परमानेंट होता है। ठीक है, और जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों नहीं आते हैं तब तक वो एनर्जी का लॉस होते रहेगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम इन्होंने गेन कर लिया है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अब हम सोचे कि वापस इनकी जो इनिशियल स्टेट है वहां पहुंच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही इरिवर्सिबल प्रोसेस। और एग्जाम्पल तो यही बहुत इजी है, मिल्क टू कर्ड और कर्ड टू मिल्क। मिल्क टू कर्ड इज पॉसिबल बट कर्ड टू मिल्क इज नॉट पॉसिबल। एंड रियल लाइफ में काफी सारे थर्मोडायनामिक के जो एग्जाम्पल है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होती है। ठीक है, अब कॉज क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी का क्या कॉज होगा, क्यों होती है? ठीक है, तो दो मेन रीजन है इसके। मेन रीजन ये होता है कि कुछ जैसे हीट हमने दे दिया है तो हम उसको बोल रहे हैं ना वापस गेन नहीं कर सकता, तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस है, कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, कहीं फोर्स ऑफ, जैसे हम एक मशीन चला रहे, बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए घरों में सीविंग मशीन होती है। ठीक है, वो पैरों से चलती है। अब वो पैरों से चलाने के लिए जो भी उस पर बैठा है मैनुअल एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसको हमने एनर्जी दिया, मशीन ने अपना वर्क किया, लेकिन क्या मशीन वर्क करे और हम सिर्फ उस पर पैर रखें तो हमने जो एनर्जी दिया वो एनर्जी हमें गेन होंगी क्या? नहीं होगी। हमने जो एनर्जी यूज कर लिया मशीन पर, ठीक है, और वो मशीन खुद वर्क करके
वो हमारी एनर्जी हमें वापस लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। तो ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल जो घरों में आप देखते हो उस पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचो कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमने एनर्जी दिया था वो मशीन की जो मशीनरी थी उसमें यूज हुआ, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, कई कई सारे पार्ट्स है वो किस तरह से स्मूथ चलते हैं। फिर हमें बहुत ज्यादा कोई कभी कभी क्या होता है कि मशीन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती तो जोर से ताकत लगाकर फिर उसको प्रेस करना पड़ता है, इस तरह की जो बात है। तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। एग्जाम्पल दे रही थी मैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में किस तरह से एनर्जी हमारी जाती है। ठीक है, ऐसे कई सारे फोर्स एनवायरनमेंट में होते हैं। विस्कोसिटी होती है यदि हम लिक्विड में कुछ इस तरह से अप्लाई करें तो इस तरह के जो फोर्सेस है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है, उस वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, फिर एक तो ये है विस्कोसिटी या सम अदर फोर्सेस। फिर क्या होता है कि यही जो एग्जांपल दिया उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस हो चुका है, और जो एनर्जी का लॉस हो गया है वो वापस हम गेन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल होता है, हो सकता है कि आप कोई ऊंची जगह से कुछ चीज स्लाइड करो या आप स्लाइडिंग करते हो झूले पर, वो स्लाइडिंग होती है ना, गार्डन में जाते हैं वहां स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करके जो हमने एनर्जी लॉस किया है वापिस हम गेन कर सकते हैं क्या? उल्टे तरीके से हम जाएंगे तो क्या उसी स्मूथनेस से उल्टे तरीके से जाएंगे क्या जिस तरीके से हम ऊपर से नीचे गिरे? नहीं, हमको ऊपर चढ़ते समय बहुत ज्यादा, यदि वही पाथ भी ले तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वापस जाने के लिए हमको बहुत एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो एक साइड आने के लिए हमें एनर्जी का लॉस नहीं करना पड़ा, पर उसको रिवर्स जाने के लिए हमें एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऊपर चढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी के वजह से भी हमारी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हम अब चढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में चढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ताकत लगती है। सीढ़ियों की बात करो, जब आप सीढ़ी से उतरते हो तो आप फास्ट उतर जाते हो, चढ़ते समय आप बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी का लॉस है ये ही सब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हो गए इसके। और इसमें कुछ एजम्पशन किया है, वो एजम्पशन में ये किया है कि जब हम इसको यूज करेंगे तो जो गैस होगी उसको आइडियल गैस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि गैस के लिए यूज किया है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो गैस आइडियल गैस। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस में हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकेंगे। कौन सा? PV इज इक्वल टू NR। ठीक है, तो अब ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब है आइसोथर्मल। अब हम देखेंगे आइसोथर्मल। ठीक है, यहां पर थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब जो बाकी स्टेट वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कोई भी एक चीज कांस्टेंट हो सकती है। अब बाकी स्टेट वेरिएबल क्या है? P V है ना, बाकी और भी चीजें हैं, N डेंसिटी वगैरह सब, तो वो सब कैसे रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे, मतलब चेंजेबल रहेंगे, सिर्फ T कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब एक और मीनिंग होती है कि चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज हमेशा हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा से, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज जो है वो नहीं होगा टेम्परेचर का, इसलिए डेल्टा टी कैसा होगा 0। तो ये कंडीशन होती है अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो मेन हम ये 3 वेरिएबल लेके चलते हैं, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और एक टी। ठीक है, तो अब टी यदि यहाँ कांस्टेंट बोल दिया है तो जो चेंजेबल चीज है या वेरिएबल है वो क्या है, पी और वी है। तो क्या बोलेंगे कि चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बट चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। दोनों का मीनिंग समझ रहा है, चेंज इन ये होगा टेम्परेचर में, इसका मतलब वो 0 होगा। और वैसे यदि हम देखें तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, जो चीज चेंज नहीं होती उसका जो चेंज इन वो निकालेंगे वो ही क्वांटिटी, तो वो होता है 0। पर यदि चेंज नहीं हो रही है तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस ये होता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसी होगी, ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत स्लो होगी, क्योंकि क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहेगा। सिस्टम कैसा रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। बट ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत हीट कम ज्यादा होगी तो बहुत स्लो प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो अब हम इसका थोड़ा मैथमेटिकली ये निकालेंगे कि जो हीट है तो सिस्टम में किस तरह से वर्क कर रही है। हम हीट तो दे नहीं रहे, पर जो भी ऑलरेडी हीट है वो सिस्टम में किस तरह से वर्क कर रही है, उसके लिए हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये एक और चीज की कंडीशन है। ठीक है, एक लॉ है जिसकी ये कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयस लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is inversely proportional to 1 by V. That means PV is constant. ठीक है, अब इससे इनिशियल स्टेट में प्रेशर Pi है, वॉल्यूम Vi है, जो हम डायग्राम लेके चलते हैं हमेशा बनाते हैं पीवी डायग्राम उसके अकॉर्डिंग, और फाइनल स्टेट में प्रेशर Pf है और वॉल्यूम Vf है, तो क्या हो जाएगा, Pi Vi इज इक्वल टू Pf Vf कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो वर्क डन इनफाइनेटेसिमली, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में स्मॉल वर्क डन हम निकाले, तो वो हमने इसके पहले देखा है जब हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। तो dW इज इक्वल टू होता है PdV। अब इसको हम टोटल वर्क निकाले तो ये होता है dW इज इक्वल टू P, इससे हम ले लेते तो ये PdV। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ वॉल्यूम, P चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम के लिए लिमिट लेंगे Vi और Vf, लोअर लिमिट Vi और अपर लिमिट Vf। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि PV कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या आगे थोड़ा सॉल्व करने के लिए कुछ हम अपने तरफ से ऑपरेशन करते हैं। तो Vi Vf यहाँ पे V बाय V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, V बाय V से, तो दोनों V से V कैंसिल होके 1 ही होता है, तो हम 1 की जगह V बाय V लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों, हम फैसिलिटी बताते हैं क्या है इसमें।
पीवी कांस्टेंट है, हम शुरू से लेके ही चल रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी कांस्टेंट हो गया। पी इंटू वी कांस्टेंट है, पी अकेला और वी अकेला कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पीवी हम बाहर निकाले और डीवी बाय वी बच जाता है, मतलब 1/v डीवी, ठीक है। अब 1/v का ये क्या है, इंटीग्रेशन। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। अच्छा ये स्टार्टिंग में है ना पीवी। अब पीवी इज इक्वल टू हमारे पास एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने बोला है कि अब ये जो प्रोसेस यूज हो रही है उन सब में आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा, फॉलो करेगा। तो इसलिए हम पुट कर सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन आर टी पीवी की जगह पुट कर दिया, 1/v का इंटीग्रेशन होगा log v, ये vi और vf, ठीक है। तो क्या हो गया, ये nRT log v log vf माइनस log vi। इसी तरह से वैल्यू पुट करते हैं ना, मेरे से ज्यादा तो इंटीग्रेशन आपको अच्छा आता होगा, आपको मैथ्स में है। तो nRT इसको हम क्या लिख सकते हैं, log vf अपॉन vi, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, वर्क डन, ठीक है। अब देखो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की है, ठीक है। यहां से मैं अब इतना पूरा डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से W इज इक्वल टू सिर्फ हम nRT log vf अपॉन vi इतना रखते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी चीजें समझानी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अब देखो डेल्टा T मतलब टेम्परेचर 0 है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी जो चेंज है वो नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, कब चेंज होती है, जब उसको हीट दी जाती है। अब यहाँ हीट देने की बात ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा वी यू जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी होगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या था फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। मतलब जितनी हम हीट देते हैं वो दो पार्ट में वर्क करती है, एक तो वर्क डन में काम आती है और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, चेंज करने में, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U 0 इस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT log vf अपॉन vi। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा nRT log vf अपॉन vi। ये हमारा रिजल्ट है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट है सिस्टम की, वो पूरी हीट सिर्फ वर्क डन में काम आती है। सिस्टम उस पूरी हीट एनर्जी को लेकर के सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। यहाँ पर ये समझना और जरूरी था कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है तो उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यहाँ पर यूज कर, सभी प्रोसेस में यूज करना है, वो ही निकालना है कि हीट का क्या यूज है, हर प्रोसेस में हीट कैसे चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ यूज हो रही है, यही हमें बताना है। एडियाबेटिक में और जो भी प्रोसेस है, आइसोबेरिक में, आइसोकोरिक में, सभी प्रोसेस में हमको ये क्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ तक की समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है
अच्छा, इसका हम पीवी डायग्राम बनाना कैसे भूलेंगे ना। पीवी डायग्राम तो सभी में आपको बनाना है, हालांकि डायग्राम सेम ही होता है। अभी यहाँ पर डायग्राम ये ही बनेगा, कैसा डायग्राम, लेकिन आप भूलना नहीं। तो वो आप बोलोगे मैम ने बताया नहीं था, तो जरूरी नहीं है। ये जो है पीवी डायग्राम होता सेम ही है, यही डायग्राम है, ठीक है। मतलब जो भी हीट का डायग्राम रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी सेम होगा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, P कांस्टेंट है। तो ये हम पीवी डायग्राम ही बनाते, तो यहाँ P और V चेंजेबल है, इसलिए पी आई, और ये जो आ गया वो वी आई, ये पी एफ, और ये जो आ गया वो वी एफ, ठीक है। यही डायग्राम बनेगा। बस ये है, ये जो पीवी डायग्राम है इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस में ये जो पीवी डायग्राम है इसका नाम अलग दिया हुआ है। तो जब आइसोथर्मल के लिए ये जो पीवी डायग्राम यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है। अब अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम। चलो, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस में मेन क्या होता है, आइसोबेरिक, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अभी हमने आइसोथर्मल में क्या लेके चला था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अभी हम क्या लेके चलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट। तो चेंज क्या हुआ, V, V चेंजेबल है, T और V चेंजेबल। मैंने कहा था ना, जनरली ये तीन ही चीजें हम वेरिएबल के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन अब हमने निकाला था, वो वर्क डन क्या था, W इज इक्वल टू P dV। क्या लेके चलेंगे इसको, P dV मतलब VF माइनस VI, और यही क्या होता है, NRT। तो T की जगह हम क्या लेके चल सकते हैं, TF माइनस TI। इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर, फाइनल स्टेट में टेम्परेचर, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा U इज इक्वल टू LCV, ये हम निकाल चुके हैं पहले, डेल्टा T। अब हम इंटरनल एनर्जी का और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से जो हम ले सकते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी NCV डेल्टा T मतलब TF माइनस TI, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, क्योंकि हमको ये दो चीज चाहिए थी, हमको दोनों चीज मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो इज इक्वल टू डेल्टा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आइसोथर्मल में डेल्टा T कांस्टेंट है, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट P कांस्टेंट, ठीक है। बाकी तो सब चीजें अब इस तरह से निकालना है, बाकी सब इजी, ऐसे ही प्रोसेस एक बार समझ में आ गई तो सब कुछ इजी होता है। तो अब डेल्टा U
पुट करेंगे यहाँ पर एन सी वी टी एफ माइनस टी आई और वर्क डन भी यहाँ पे टी एफ टी आई है, इससे हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। वर्क डन का ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, तो हम वो वाला यूज करते हैं एन आर टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, एन और टी एफ माइनस टी आई भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा सी वी प्लस आर ये अंदर, और यहाँ पे ये टी एफ माइनस टी आई। ये समझ में आया? एन दोनों में कॉमन है, मैंने निकाल लिया पहले, टी एफ माइनस टी आई मैंने इस साइड कॉमन निकाल लिया, तो बच क्या जाता है यहाँ पे सी वी और यहाँ बच जाता है आर। ठीक है, अब देखो एक और इक्वेशन है अपने पास, क्या Cp इज इक्वल Cp प्लस Cv इज इक्वल टू R, नहीं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है ना, मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, यहाँ पे हमको R प्लस Cv मिल रहा है, मतलब Cv प्लस R, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन Cp और ये Tf माइनस टी आई। तो जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, टेम्परेचर को चेंज करने में। ठीक है, क्या बोलेंगे हम कि ये जो हीट है वो क्या टेक्स प्लेस, क्या काम कर रही है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के काम आ रही है, और सीपी है मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर ये स्पेसिफिक हीट है, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है कि कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी जो हीट है वो इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो हीट है वो टेम्परेचर को चेंज करने में और इंटरनल हीट को बढ़ाने में वर्क कर रही है, काम आ रही है। ठीक है, ये हीट का काम क्या क्या हो गया, टेम्परेचर को चेंज करना और साथ में इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाना। ठीक है, तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी और 3-4 प्रोसेस बाकी है, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे ही एक किसी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में एक प्रोसेस में अभी प्रेशर कांस्टेंट था, इसके बाद में जो अगली प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस कंफ्यूजन करने वाली है, लेकिन फिर भी आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे, अच्छे से देखोगे तो ये सारी चीजें बहुत इजी, एक्चुअली पूरा थर्मोडायनामिक्स ही बहुत इजी है, बट बस ये है कि आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको रीड करो। ये सारे वीडियोस और ये क्लास अटेंड करके मेरी या वीडियोस देख करके आप इसको क्लियर करो और ध्यान से देखो, तो आपको थर्मोडायनामिक्स बस एक रीडिंग करना पड़ेगा एग्जाम के समय और आपको सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्मोडायनामिक्स इजी है, आप इसको अच्छे से करो। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी और 2-3 जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।